शुभ विचार। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिंदगी को जीना हो तो अकेले जीने का हुनर रखो, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल सकते हैं। आज का यह विचार आज के युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में हिंदी के उद्भव और विकास पर विस्तार से चर्चा करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुनें। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की है। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलती है। इसी की उत्तराधिकारिणी हिंदी है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसकी समय सीमा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक के बीच के कालखंड को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल कहा जाता है। दूसरा, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी समय सीमा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक के समय को माना गया है। तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। इसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से अब तक के कालखंड को माना जाता है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इस काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचना है। इसमें भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए। इसी काल की भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। दूसरा, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं विकसित हुई। पहला, पाली भाषा, जिसकी समय सीमा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा, प्राकृत भाषा, जिसकी समय सीमा 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक के बीच के समय को माना जाता है। तीसरा, अपभ्रंश भाषा, जिसकी समय सीमा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के समय को माना गया है। पाली भाषा, जिसकी समय सीमा 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक
को माना गया है। पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक जो पाली भाषा के प्रमुख ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आते हैं। दूसरा, प्राकृत भाषा, जिसकी समय सीमा 1 ईस्वी से शुरू होती है और 500 ईस्वी तक के समय को प्राकृत भाषा का काल कहा जाता है। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद थे। पहला, सौरसेनी प्राकृत, जो मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। इसे मध्य देश की बोली भी कहा गया है। दूसरा, पैसाची प्राकृत, यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। तीसरा, महाराष्ट्री प्राकृत, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था। चौथा, अर्धमागधी प्राकृत, यह मागधी और सौरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी। पांचवा, मागधी प्राकृत, यह मगध के आसपास की भाषा के रूप में प्रचलित थी। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हुआ। इस भाषा को औहट, देश भाषा, देसी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश की शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ रूप। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब वे उसे अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? इस संबंध में 3 मत जो प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। वहीं डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है, जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास माना है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा किया गया है। 6ठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य भामह ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्यप्रयोगी भाषा बताया है। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ, यद्यपि इसका काल 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कुछ काल तक बाद में भी अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में होता रहा। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास
इसी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ है। अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश ही है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के सात क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। इसका विवरण निम्नवत है। पहला, सौरसेनी अपभ्रंश, जो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती के नाम से जानी जाती है। दूसरा, पैशाची अपभ्रंश, इसके अंतर्गत पंजाबी भाषा और लहंदा भाषा आती है। तीसरा, ब्राचर अपभ्रंश, इसके अंतर्गत सिंधी भाषा का प्रचलन है। चौथा, खस अपभ्रंश, इसके अंतर्गत पहाड़ी भाषा आती है। पांचवा, महाराष्ट्री अपभ्रंश, यह मराठी भाषा ही इसका प्रमुख रूप है। छठा, अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी और अवधी को अर्धमागधी अपभ्रंश कहा जाता है। सातवां, मागधी अपभ्रंश, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया इसके अंतर्गत बोली जाती है। हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ। इस विवेचन के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास को निम्न रूप में समझा जा सकता है। सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत का विकास हुआ, उसके बाद संस्कृत भाषा का विकास हुआ, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और अंत में हिंदी भाषा का विकास हुआ एवं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं इसी क्रम में विकसित हुई। इस प्रकार हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। धन्यवाद।